मेरी शहर की 2 बातें, यकीन मानिए मिसाल थी। मेरी शहर की 2 बातें, यकीन मानिए मिसाल थी। एक मेरी शायरी कमाल थी, एक उनकी शादी की कमाल थी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे साहित्यकार को लेकर आई हूँ, जिनकी साहित्यिक यात्रा, जिनकी रचनाओं को सुनकर आपको प्रोत्साहित मिलेगा और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने में एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए मुजफ्फरपुर बिहार से श्रृंगार रस के एक बेहतरीन कवि को आमंत्रित करते हैं, आदरणीय सागर जी का। आदरणीय आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। मुस्कान जी एवं आपकी आपसे जुड़े सभी श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और 2 शायरियों से अपना मैं परिचय देते हुए रखना चाहूँगा कि किसी कोठे का मुजरा तो नहीं हो जाते, किसी जी, कोठे का मुजरा तो नहीं हो जाते, हम सागर थे कतरा तो नहीं हो जाते। अरे! किसी कोठे का मुजरा तो नहीं हो जाते, हम सागर थे कतरा तो नहीं हो जाते। और यहाँ हुँ, मोहब्बत में कृष्ण तक छोड़े गए हैं, यहाँ मोहब्बत में कृष्ण तक छोड़े गए हैं, हम कृष्ण से भी उम्दा तो नहीं हो जाते। मैं सागर, अभिनय सागर एक यहाँ साहित्य से जुड़ा रहा हूँ लगभग 10-15 सालों से, लेखनी का शौक रहा है स्टूडेंट लाइफ से ही और उसको मैंने अनवरत आज तक जारी रखा है अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े होने के बावजूद भी मैं विभिन्न मंचों पे अपना काव्य पाठ करता रहता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से भी साहित्य से अपनी भावनाओं को साहित्य के माध्यम से लोगों के बीच रखता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय और जिस तरह से आपने परिचय से पहले जो पंक्तियाँ रखी, वो काबिलिए-तारीफ़ थी और जो आपकी जो भावना है उसको दर्शाती है। तो बहुत ही आनंद आया, आप इस मंच पे आए, बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। तो इस इंटरव्यू में पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा क्योंकि आप भी एक युवा हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में युवा साहित्य में रुचि रखते हैं या नहीं? नहीं, रुचि तो है लेकिन सबसे ज़्यादा रुचि अभिव्यक्ति की ओर लोगों का झुकाव ज़्यादा है, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए सीखना पड़ता है। अगर हम अभिव्यक्ति की ओर जाना चाहते हैं तो भावनाओं में किताबों के पढ़ने की ज़रूरत है, भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। और अभी अभी नए युवा ऐसा नहीं है, साहित्य तो हमें मंच प्रदान करता है और मंच की भूख हर व्यक्ति को होती है। हर आदमी चाहता है कि लोग उसको सेलिब्रेट करें, लोगों के बीच जाकर वो अपनी बड़े से बड़े स्तर पे जाके अपनी बातों को रखें। तो ये बहुत आसान माध्यम है। बिना कुछ हासिल किए अगर आपको लिखने आता है, तो आप एक विशाल जनसमूह को संबोधित कर सकते हैं, वहाँ अपनी भावनाओं से लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, आप सुनाना चाहते हैं, तो इस दिशा में हमारा प्रयास सीखने की ओर नहीं है, सिर्फ़ अभिव्यक्ति के ऊपर जोर है कि हम कोई मंच हमको मिल जाए, हम किसी तरह से अपने आप को बयाँ कर सकें। तो ये थोड़ा-सा दुखद है। बाकी बहुत से दुष्यंत कुमार हैं, गोपाल सिंह नेपाली हैं, बहुत से ऐसे कवि हैं जिनको पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। जो शहर के भी साहित्यकार हैं, उनसे भी जुड़ने की ज़रूरत है क्योंकि जो हमसे आगे हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उन्होंने सीखा है, समझा है, तभी आगे हैं। बिल्कुल आदरणीय, बहुत ही शानदार। तो आपको ऐसा लगता है कि आज के युवा मंच पे पढ़ना ज़्यादा चाहते हैं अभ्यास की अपेक्षा? जी, जी, अभिव्यक्ति की भूख बहुत ज़्यादा है नई पीढ़ी में। इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, किसी माध्यम से हम मीडिया में बने रहना चाहते हैं, लोगों के पास बहुत से मंच हो गए हैं और हम बोल रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोग हमको देखें, समझें, हम सीखना नहीं चाहते। अच्छा, तो आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर युवाओं में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ये जो समय है अभी ग्लैमराइज़ हो चुका है पूरा इस समय, हर आदमी चाहता है किसी न किसी तौर पे अब मंच ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत से टेलीग्राम है, ग्रुप है, हर जगह मंच सजा हुआ है। तो हम अपनी बात बिल्कुल, रख दे रहे हैं, हम उस बात के रिस्पॉन्स तक नहीं जा रहे हैं। हम उस रिस्पॉन्स से सीख भी नहीं रहे हैं कि अगर हमने बोला है, हमको क्या लाइक आ रहा है, क्या कमेंट आ रहे हैं, चाहे लोग उसको अगर हमारा व्यू है तो उस व्यू अगर हमको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों को डिनाई करते हैं, हम अपने ऊपर सुधार की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी बात ये भी जानने की ज़रूरत है कि लोग लिख क्या रहे हैं, अब कुमार विश्वास को लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं, उनकी लेखनी का स्तर क्या है? तो हमको अब बिल्कुल। राहत इंदौरी के शेर लोग पसंद करते हैं, मनोहर राणा को पसंद करते हैं, तो उन शब्दों की गहराई तक पहुँचने की ज़रूरत है, जहाँ तक हम जाना नहीं चाहते हैं। हम हमारे पास जो है वो हम परोसना चाहते हैं, लेकिन शायद ये भी नहीं है कि जो आदमी माने ये एक
खींच नहीं है, भड़ास नहीं है, साहित्य वेदना है। तो हम साहित्य जी। को भड़ास के तौर पर रखना चाह रहे हैं, वेदना के तौर पे नहीं रखना चाह रहे। तो वेदना अगर आप सही में बयाँ करना चाहते हैं तो उसमें उतरना पड़ेगा, उसमें गहराई में गोते लगाने पड़ेंगे। हमारे पास जो है हम परोसना है, हमको किसी तरह से परोसना है, आपको खाना पसंद हो चाहे नहीं हो। ये वाली नई पीढ़ी की जो भूख है। और ऐसे भी होता है कि हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मंच मिल रहा है, कुछ लोगों को तवज्जो मिल रही है, तो हम उस भीड़ में चले जा रहे हैं। हम नहीं देख रहे हैं कि हम अपने आप को डेवलप करके भीड़ को अपनी ओर खींचे। शायद यही कारण है जो आज के समय में पुस्तकें ज़्यादा नहीं बिक पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, पुस्तकें बिक नहीं पाने का एक और कारण हो सकता है कि अब इलेक्ट्रिक मीडिया से सारी चीज़ें कनेक्ट है। अब लाइब्रेरी का भी जो लाइब्रेरी किताबों तक सीमित थी, वो भी आज के डेट में कंप्यूटराइज़ हो चुकी है। और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से संग्रह करना और पढ़ना दोनों आसान है। तो पहले किताबों को अगर मान लें 100 किताबों को हमको संग्रह करने के लिए स्पेसेस चाहिए। हम एक क्लिक से आज के डेट में कहीं किसी किताब से जुड़ सकते हैं। गूगल पे भी बहुत सी किताबों का रिव्यू है, चाहे बहुत सी किताबों को हम बिना पे किए हुए पढ़ सकते हैं। तो ये सब इतना माध्यम हो चुका है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि किताबों से लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। अब ये है कि बहुत अ, अपनी-अपनी पसंद की बातें हैं कि अब कोई साहित्य का है तो साहित्य की ओर जाएगा, कोई साइंस का है तो साइंस की ओर जाएगा। और किताबों का बिकने का, ग्राफ गिरने का एक कारण ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि लोग इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से सारे संसाधनों को तक पहुँच जा रहे हैं। किताबों तक पहुँचने की उनकी ज़रूरत नहीं, किताब तो उनके मोबाइल में है। बहुत ही शानदार, आदरणीय। तो आपको नहीं लगता है कि आज के युवा के लिए कोई कार्यशाला लगानी चाहिए? ज़रूर ऑफ़ कोर्स लगानी ही चाहिए और हमारे हिसाब से है कि हम जो हिंदी की किताबों तक ही बच्चों को सीमित रख पाते हैं। हमारा कहना है कि लिखने की प्रतिभा हम नहीं डेवलप कर रहे हैं अपने। जो नई पीढ़ी है उसके अंदर लिखने की प्रतिभा नहीं डेवलप कर रहे हैं, जो लिखी-लिखाई चीज़ें हैं, उनके अंदर में उनको याद करा के उनके अंदर डाल रहे हैं। अगर हिंदी कहीं पढ़ाई जा रही है, हिंदी कहीं सिखाई जा रही है, तो उसमें एक ये भी होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा अगर शुरू से ही हम ही लोग हैं 8वीं में, 7वीं में लिखते थे, तो उस समय नहीं समझ पा रहे थे हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, गज़ल है, कविता है, उसका अंतर तक नहीं समझ पा रहे थे। तो जी। हम एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि अगर उसमें ऐसा नहीं है सारे बच्चे लिख पाते हैं, 100 में 2 बच्चे, 4 बच्चे लिख पाते हैं। लिख रहे हैं तो उनको हम वो उस दिशा में गाइड कर सकें, उनकी लेखनी को डेवलप कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्कूलों में जहाँ तक लेखनी की बात कीजिएगा तो वो समझिए कि लेख तक ही सीमित रह पाता है, कविता और गज़ल तक बच्चों को नहीं लाया जाता। उस तो पर इसके लिए चर्चा नहीं होती। सरकार को कोई योजना करनी चाहिए अपने पाठ्यक्रम में, या एज़ अ साहित्यकार आपकी भी यहाँ पे कोई भूमिका होनी चाहिए? देखिए, ये तो दोनों की भूमिका है। एक तो आपके एजुकेशन सिस्टम में प्लान्ड वे में रहना चाहिए कि अगर मान लें कि हम पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पढ़ते थे, आज भी वही प्रक्रिया प्रचलन बदला नहीं है। हम लोग से लेख लिखवाया जाता है। तो जब हम लोग लेख जी। लिखते थे तो भाषण की शैली डेवलप होती है, कविता और गज़ल की शैली लेख लिखने से नहीं डेवलप होती है। जब जी। कविता गज़ल की शैली तभी डेवलप होगी जब हम कविता और गज़ल के फॉर्मेट में कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि साहित्यिक गोष्ठियाँ आज के डेट में जो मैगज़ीन के प्रोग्रामों में कहीं-कहीं माने छिट-पुट होती रहती है। स्कूल स्कूल को तो मतलब ही नहीं है उससे। जो जी। साहित्यकार आ रहे हैं और साहित्यकार अगर किसी चीज़ को रखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं गज़ल सुनाते हैं, हमको जो अनुभव है, वहाँ बच्चे उससे अपरिचित होते हैं, लेकिन फिर सुनकर उनका उससे लगाव बढ़ जाता है। जी। ऐसा भी होता है। तो कहने का सेंस है कि आप मौके देंगे, मंच देंगे, लोग मंचों के महत्व को समझेंगे, स्वाभाविक है कि इस दिशा में झुकाव होगा और डेवलप विकास भी होगा। बिल्कुल, आदरणीय, बहुत ही शानदार जवाब। तो आपने कैसे साहित्य के क्षेत्र में पहला कदम रखा और पहली कौन-सी रचना थी आपकी? देखिए, मैं बचपन में लगभग 8वीं की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया। मैं कहीं न कहीं कहूँगा इसमें ईश्वरीय प्रेरणा है क्योंकि उस समय मैंने एक गज़ल लिखी थी कि आज इस महफ़िल में हम शक और बयान हैं, मोहब्बत की जंग में वो तलवार हम म्यान हैं। हम तो यूँ ही पड़े हैं, किस्मत उन पर मेहरबान है। वो हम पे मरे ना मरे वो हमारी जान है। वो हम पे अरे मरे वाह! ना मरे फिर भी वो हमारी जान है। तो 8वीं में जी। ये लिखने का सिलसिला था कि शायद उसमें कुछ पंक्तियाँ थी कि महफ़िल की तारीखों में कुछ दिन के मेहमान हम, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन के कदरदान हम। तो इन सब पंक्तियों का हम महत्व नहीं जान रहे थे। यहाँ तक कि शक और बयान का अर्थ क्या होता है ये भी नहीं जान रहे। चीज़ों जी। को हमने लिख दिया था बस।
बाद में लोगों को दिखाया, समझाया तो उतना अच्छा फीडबैक नहीं आया चीज़ों को फिर खुद भाषागत तौर पे हम डेवलप होते गए तो हमको लगा कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा था, भले हम शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। और प्रेम की भाव मेरे अंदर बचपन से आए हैं, मैंने प्रेम की कविताएँ मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से लिख पाता हूँ। हुँ, हुँ। तो ये कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि ये मेरा विकास नहीं कहूँगा, ये कहीं न कहीं मुझे गिफ्टेड है, ईश्वर ने दिया है, मैं सीधे उतारता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को उतारता हूँ। मैं बहुत ही बेहतरीन। तो आदरणीय जैसा कि आपने बताया कि आप प्रेम की रचनाएँ काफ़ी लगते हैं, श्रृंगार रस के आप कवि हैं, तो कुछ प्रस्तुति हमारे बीच भी हो जाए। एक गज़ल मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ कि हम निकल नहीं पाए, उसने चाहा बिखरी हुई लटों से हम निकल नहीं पाए, उसने चाहा बहुत, मगर बदल नहीं पाए और समझो लोग यूँ अब यहाँ दिलासा देते हैं। समझो लोग जी, यूँ अब दिलासा देते हैं, कहेंगे साथ है मगर साथ चल नहीं पाए। यकीनन उनकी भी मजबूरी रही होगी, यकीनन उनकी भी मजबूरी रही होगी, जो महबूब के इरादों में ढल नहीं पाए। सूरज से रोशन रहे चाँद की फिराक में रहें, सूरज से रोशन रहे चाँद के फिराक में रहें, हम वो खोटे सिक्के हैं फिर भी चल नहीं पाए। और हम पर भरोसा करो तुम बेफ़िक्र बेहिसाब, हम पर भरोसा करो तुम बेफ़िक्र बेहिसाब, हमने चाहा भी तो किसी को छल नहीं पाए, हमने चाहा भी किसी को तो हम छल नहीं पाए। बहुत ही शानदार आदरणीय। एक प्रेम पे मैं आपके बीच रखना चाहूँगा कि पहले से मैं तैयार नहीं था, आपने गज़ल हमको ये नहीं मालूम था कि गज़ल सुनी जाएगी, गज़ल पे जी, आदरणीय एक स्वागत है। गज़ल और आपके एक गज़ल और आपके बीच रख रहा हूँ, जो वर्तमान जो प्रेम है और अभी के समय का जो प्रेम है उसको प्रस्तुत करता है, कि हमारा तो जी, तीसरा है, क्या तुम्हारा पहला इश्क है? हमारा तो अच्छा, तीसरा है, क्या तुम्हारा पहला इश्क है? मेरा पहला एक हो है। रहे हो अधीर तुम, हो रहे हो अधीर तुम, बहुत गूढ़ मसला इश्क है। हमारा तो अच्छा, तीसरा है, क्या तुम्हारा पहला इश्क है? हो रहे हो हुँ, हुँ। अधीर तुम, बहुत गूढ़ मसला इश्क है। तुमको कहीं का ना छोड़ेगी, फिर तेरा पता पूछेगी। तुमको कहीं का ना छोड़े हो नादानी जिसको, ये पगला इश्क है। समझ रहे हो नादानी जिसको और बस स्टॉप से 4 कदम पर चलकर है जो चौथी गली, बस स्टॉप से 4 कदम पर चलकर है जो चौथी गली, वहीं लड़कियों का हॉस्टल है, मोर अगला इश्क है। वहीं लड़कियों का हॉस्टल है, मोर अगला इश्क है। और ना छुरी ना खंजर ना इसमें कोई कैद है, और ना छुरी ना खंजर ना इसमें कोई कैद है। भावनाओं से खेल कर लेना बदला इश्क है। थे बड़े चालाक कौड़ियों में बिक गए, थे बड़े चालाक लोग जो कौड़ियों में बिक गए। तुम जो अगर हो नहला तो ये नहले पे दहला इश्क है। और आखिरी पंक्ति है कि बात तो हो रही है दोस्त, जी, बात तो हो रही है दोस्त, बात चाहे कुछ भी हो। बात तो हो रही है दोस्त, बात चाहे कुछ भी हो। लड़कियां जो कह दे तुम्हें कुत्ता दोगला इश्क है, लड़कियां जो कह दे तुम्हें कि कुत्ता दोगला तो इश्क है। बहुत ही बेहतरीन। तो श्रृंगार रस के आप बेहतरीन कवि हैं और प्यार की सारी चाहे पहले की हो या वर्तमान समय की हो, हर तरह की भावनाओं को आप दर्शाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि श्रृंगार रस की कविताएँ युवा काफ़ी पसंद करते हैं आज के समय में? और वो किस तरह से प्यार को लेकर सोचते हैं? देखिए, श्रृंगार कभी पसंद किया जाने वाला विषय है क्योंकि कुमार विश्वास ने इस कविता को और थोड़ा-सा बड़े मंच तक ले गए और श्रृंगार के माध्यम जी। से ही उनको लोग जानते हैं और वो भी नई पीढ़ी के राइटर हैं। तो श्रृंगार हुँ, हुँ। हमेशा महत्वपूर्ण रहा है लेकिन अभिव्यक्ति चेंज होती है। अब जैसे अब राम और सीता की जो बातें थी, अब राम-सीता के प्रेम को उस समय में रखा गया था, वो वैसे यहाँ रखा जाएगा तो शायद हम लोग नहीं कनेक्ट कर पाएँगे। प्रेम वहाँ भी जी, था।
राधे कृष्ण में भी प्रेम था, राम सीता में भी प्रेम था। लेकिन अब प्रेम का परिदृश्य बदल रहा है, तो हमारी कनेक्टिविटी भी बदलनी पड़ेगी, उस ढंग से उस प्रेम को रखना पड़ेगा। अब वहाँ हुँ, उस समय के प्रेम को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम तो उस माने इतना रेयर है, मिलने वाला ही नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं मिलने वाला वो उस ढंग का प्रेम। तो प्रेम का परिदृश्य बदल रहा है, तो हमारा कहने का अर्थ है कि लेखनी का भी शैली बदलना पड़ेगा। और प्रेम हम श्रृंगार को, अगर लोग श्रृंगार, हर व्यक्ति श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, एक अपराधी से लेके एक प्रोफेसर तक हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है। हर आदमी की पत्नी होती है, हर आदमी के बच्चे होते हैं, हर आदमी की प्रेमिका होती है। तो हर आदमी प्रेम से जुड़ा हुआ है, बशर्ते हम उसके सामने प्रेम कैसे परोस रहे हैं, और हम जो परोस रहे हैं उससे वो कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भावना व्यक्त करें उससे वो कनेक्ट हो पाए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो उसका दोष नहीं, हमारा दोष है कि हमने श्रृंगार भी रखा और कोई पसंद ना कर पाए। बिल्कुल। तो जब श्रृंगार रस की जब हम लोग कविताएँ लिखते हैं, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक जैसे गज़ल का जो मूल भाव है वो प्रेम ही है, और दुष्यंत कुमार ने गज़ल को समाज और गाँव से जोड़ा है, दर्द, लेकिन मूल भाव गज़ल का प्रेम ही है, और मैं गज़ल लिखता हूँ। तो पहली बात क्या है कि आप प्रेम अगर लिख रहे हैं, तो प्रेम में विरह भी है, वेदना भी है, लगाव भी है, छल भी है, तो अब आपके एक भाव से सभी लोग कनेक्ट नहीं हो सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लें कि 100 लोग होते हैं, तो इसमें बहुत से कम लोग होते हैं जिनका प्रेम सक्सेस हो पाता है, 20% लोगों का जी, सक्सेस हो पाता है, तो वो सक्सेस वाले आपके विरह वाले गज़ल को नहीं सुनेंगे। वो 20% लोग सुनेंगे वो मेल-मिलाप वाला, जहाँ प्रेम सक्सेस होता है, जिसमें प्रेम का भाव है, जो हम हासिल करने का भाव है, उसको सुनेंगे। 20% ऐसे लोग हैं जो 20 क्या हम समझते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो प्रेम में त्याग देते हैं, त्याग करते हैं, खुद को जी, सौंप देते हैं, खो के भी समर्पित रहते हैं, तो वो उस तरह के भाव को सुनेंगे। 60% लोग हम समझते हैं कि अनसक्सेस प्रेम के दौर से गुजरते हैं, तो शायद विरह और सैड का जो भाव होता है, जो अलगाव का भाव होता है, उससे जुड़ा जो प्रेम होता है, उसके ज़्यादा दर्शक होते हैं मेरे दृष्टिकोण से। क्योंकि प्रेम हर आदमी, माने बहुत कम ही लोग प्रेम को अपने हिसाब से हासिल कर पाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रेम लिख रहे हैं तो आपके एक ही भाव से सभी कनेक्ट नहीं होंगे। ये आपको मान के चलना जी, पड़ेगा। और आप समाज में जी रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि लोग प्रेम से, आपको ये रीड करना पड़ेगा। मार्केट को, अपने समाज के, अपने वातावरण को रीड करना पड़ेगा कि लोग प्रेम को हासिल करने वाले लोग ज़्यादा हैं कि प्रेम को खोने वाले लोग ज़्यादा हैं। और प्रेम को खोने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनको खोने पर लिखना पड़ेगा। अगर पाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो पाने पे लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा ये भावना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, लोग उससे जुड़ पाएँ। क्योंकि आपकी भावना कितनी भी खूबसूरत है, अगर मेरे हृदय के करीब नहीं है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है वो। जी, बिल्कुल। बहुत ही अब कुछ शानदार भाव बातें है, हुई। कुछ जी, भाव है कॉमन होते हैं जो सबसे जुड़ पाते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हम अलग होते हैं, प्रेम में ऐसा भी सेंटीमेंट होता है कि साथ रह के भी दुःख का समय पल गुजरता है। मैंने एक गज़ल लिखा है कि मेरे तकिए, मेरे बिस्तर, मेरे नैन रो पड़ते हैं। मेरे तकिए, मेरे बिस्तर, मेरे शयन रो पड़ते हैं। यूँ मिलते हैं हम दोनों की नैन रो पड़ते हैं। और ये कोशिश रहती है कि तुम्हें एहसास न हो। ये कोशिश रहती है कि तुम्हें एहसास न हो, लाख करते हैं जतन मगर रो पड़ते हैं। लाख करते हैं जतन मगर रो पड़ते हैं। शानदार, बहुत ही शानदार। तो आदरणीय, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत ज़रूर होते हैं। आपके साहित्यिक जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? बड़ा कठिन सवाल पूछा है आपने। ऐसे मैं प्रेम कह नहीं सकता हूँ कि मैंने प्रेम से, मैं पूर्ण प्रेम से गुज़रा हूँ, लेकिन प्रेम के भाव से ज़रूर गुज़रा हूँ। कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में मैं 8वीं-10वीं में था, तो हमारे क्लास की लड़की थी, उसके प्रति मेरा पहला लगाव हुआ। और ये नहीं कहेंगे कि लिखना हमको किसी ने सिखाया है, लेकिन हाँ, भावों की शुद्धता ज़रूर हुई है। जैसे अगर आप कितना भी बेहतर लिखते हैं, अगर प्रेम से आप जुड़िएगा तो आपकी लेखनी और बेहतर हो जाएगी, मेरा जो मानना है। और प्रेम आपकी भावना को शुद्ध करता है, वो एक तरह का समझिए वैक्यूम क्लियर है, क्लीनर है, जो आप, अगर जीवन में आप, कोई आदमी हठी है, अपराधी है, किसी भी मुकाम पे प्रोफेशनल है, जब वो प्रेम करता है तो उसकी भावना शुद्ध हो जाती है। वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपने आप को क्लियर कर पाता है। तो लोग आए हैं, लोगों ने कहीं न कहीं गज़ल को दशा दिशा, गज़ल मेरे खून में है, मेरे पिता भी लिखते थे।
लोगों ने भावनाओं को शुद्ध किया है, लोगों ने गज़ल की दिशा दी है, लोगों ने गज़ल में आयाम लाया है, गहराई लाई है मेरी गज़ल में, यही कहूँगा। लेकिन गज़ल तो मुझे परिवार से मिला इसमें नो डाउट। बिल्कुल, शानदार। तो आदरणीय जब आपने पहली श्रृंगार की रचना लिखी, तो किसी कवि सम्मेलन में जब आप प्रस्तुत किए, तो वहाँ के ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा पहले पहला मेरा मंचन था, हम पीजी हॉस्टल में रहे हैं, तो अपने हॉस्टल में हम प्रोग्राम कराते थे, आज भी हम रहते हैं वहाँ। लेकिन उस दौरान हम सक्रिय भूमिका में रहते थे, तो हमारे सीनियर जो हॉस्टल की एक परंपरा थी कि कवि सम्मेलन हर साल कराया जाता था। बाद में हम सक्रिय भूमिका में आए, तो मैंने इस परंपरा को अपने तक निभाया। तो मैंने जहाँ तक है प्रेम को रखा, शुरुआती दौरान तो मुझे थोड़ा-सा लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब सुनने वाले से नहीं, जो हमारे सीनियर कवि हैं, क्योंकि प्रेम बहुत लोग लिखते हैं, इसलिए प्रेम को कहने का सेंस है कि अगर 100 गज़ल लिखी जाती है, तो 90 गज़ल प्रेम की लिखी जाती है। तो ये बहुत कॉम्पिटिशन का दौर है, प्रेम पर अगर आप लिख रहे हैं, तो बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, कि जहाँ 100 लोग आपके यहाँ आपके ही तरह का लिख रहे हैं, उसमें आप कैसे खास लिख पाइएगा। तो सीनियर लोगों ने कहा कि तुम गलत विषय पर जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। फिर मेरा मानना था कि जो अच्छा हो, जो हम अच्छा कर सकते हैं, वही करना चाहिए। हम कोई जहाँ कॉम्पिटिशन कम है, उस सब्जेक्ट को उठाते भी हैं और हम बेहतर नहीं दे पाएँगे तो बेकार है। मंचन में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, जहाँ भी मैंने मंचन किया मुझे रिस्पॉन्स मिला है, फर्स्ट डे से रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि मुझे शायद मेरी भावना हमेशा खास रही है, जब भी जिस दौर में मैं लिखा हूँ, मेरी भावना खास रही है। जैसे मेरी कुछ गज़लें थी, है ख्वाहिश मेरी बस यही दोस्तों, मिले वो हर जगह जिस गली से हम निकले, ये ज़िंदगी यूँ ही कट जाए तो क्या है, मगर तेरी चौखट पे मेरा दम निकले। ये मैं इंटर में लिखता था। मैं इंटर जी, में लिखता था, तेरे चेहरे पे इतने निशान बना देंगे, एक रात की दुल्हन तुझे मेरी जान बना देंगे। ये सब मैं इंटर में लिखता था। अच्छा, है आँखों आँखों में झाँक के देखो दीवाना बना डालूँगा, अगर तुम ना मिली तो ये आशियाना जला डालूँगा। ये सब मैं मैट्रिक इंटर में लिखता था, उस दौर में लिखता था। और मेरी एक गज़ल है कि बैंक पीओ फाइनल हो गया और हम कवि हो गए। एक बहुत अच्छी गज़ल है, क गीत है, कविता है, जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया मंचों पर। तो मुझे दर्शक का रिस्पॉन्स मिला है, बस सामाजिक तौर पे लिखने के दौरान यहाँ शहर जो है, शहर के साहित्यकार हैं, सबकी अपनी, मैं किसी को खराब नहीं कहूँगा, सबकी आइडियोलॉजी अपनी है। आप कुछ भी लेके जाते हैं, वो अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे। मेरे पास भी कोई आता है, कोई कविता अच्छा लिखता है, हमको अच्छा नहीं लगता। हम गज़ल लिखते हैं, तो हम गज़ल पसंद करते हैं, तो कोई खराब नहीं है, मेरा ये कहना है। पसंद भी कोई कर रहा है, तो वो अपने पसंद से ही आपका मूल्यांकन करता है। जी, बिल्कुल। तो आदरणीय आप एकदम जब से पढ़ाई करते थे, एकदम युवा अवस्था से लेके अभी तक का आपका नज़रिया प्यार को लेके कितना परिवर्तित हुआ और किस तरह से आप प्यार को दर्शाते हैं अपने गज़लों में? जैसे बचपन की उम्र में होती क्या है कि आदमी जो हासिल कर लेता है, उसी को सही मानता है। इस उम्र में जी, आदमी जो हासिल नहीं भी है, उसको भी सही मानता है। फ़र्क यही है, उम्र का अंतर यही है। कहीं न कहीं हम अच्छा। लोग 30-40 की उम्र में जो बीच का दौर मैनेजेबल हो जाते हैं। पहले हम अंडर 30 में हर चीज़ को जिद के नज़रिए से देखते हैं। आज हम जिद के नज़रिए से नहीं देखते हैं। हम हमारा स्वभाव हर हर आदमी में बदलाव आता है। हमको लगता है वो बदलाव मेरे अंदर भी आया है। और हमको लगता है कि जो हासिल नहीं भी था, वो भी प्रेम था, जो हासिल हुआ वो भी प्रेम था। और ये भी हम लोग समझते हैं कि किसी ने कोई हम आपसे हमने अपेक्षा की 100% की, आपने 20% पे दिया, तो 20% भी आपने दिया, यानी हमको आपके प्रति ऑब्लाइज्ड रहना चाहिए। हमको आपका आभार प्रकट रखना चाहिए। मन में ये नहीं अवसाद रखना चाहिए कि जैसे लोग कहता है छल लिया। ये नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे छल लिया, उसने हमको 20% तो दिया। तो आपको जी, जितना जिससे मिला है, वो सब प्रेम के रूप में, अगर प्रेम के माध्यम से मिला है, प्रेम का भाव अगर उसमें रहा है, तो जिससे जितना मिला है उसका आभार रखना चाहिए, उसके प्रति एहसानमंद होना चाहिए। और वो कहीं न कहीं आपके ज़हन में है, आप तन्हाई में या बुरे वक़्त में जब जाते हैं, तो वो सब बातें आपको एनर्जी देती है, आपको दोबारा ज़िंदगी को शुरू करने का आपको मौका देती है। आपको कहीं न कहीं बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेषित करती रहती है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय। तो अब हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं आज के वर्तमान माहौल पे, क्योंकि आप साहित्य में बहुत सालों से हैं, काफ़ी अनुभव होगा आपको साहित्य को लेके।
तो आपको क्या लगता है आज के जो समय में, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आज के समय में लोग सम्मान और मंच के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, जो साहित्य में अपना सक्रिय जो अभ्यास करके उसको प्रस्तुति देना चाहिए, वैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो वैसे युवा भी कहते हैं कि मुझे मंच ही नहीं मिल रहा, मैं कैसे प्रस्तुति दूँ या कैसे मैं आगे बढ़ूँ? तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी सोशल मीडिया के तो मंच तो है ही, अगर आप फेसबुक पर लिख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना के, हमारा ये कहना है, हम तो कहेंगे अपने जो नए पीढ़ी के युवा उनको कहेंगे आप मंचों की तरफ, जो बाजार के मंचों की तरफ भागिए ही नहीं। जो बाजार के जो मंच है वो प्रोफेशनल है, वो आप कितने भी अच्छे लिखने श्रोता है, वहाँ कद का भी ख्याल रखा जाता है। ये बड़े कद के हैं तो उनको पहले बोलने दिया जाएगा। तो जो जी, हमारे नए पीढ़ी के राइटर हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, आप बाजार के मंचों की तरफ भागिए ही नहीं। आप अपना मंच खुद तैयार कीजिए, आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, रील के माध्यम से अपने भाव को रखिए। लोग आपको पसंद करेंगे तो वो जो बाजार के मंच है आपको खुद ढूँढने लगेंगे। लेकिन बाजार के मंच की जो स्थिति है, वहाँ कहीं नाम चलता है, कहीं प्रभाव चलता है, बहुत तरह की बात है, साहित्य नहीं चलता है। बाजार के मंचों में कहीं साहित्य नहीं चलता है। दुर्भाग्य तो इस बात का भी है जी, जो बोलते हैं हमको लगता है घर पे जाके अपनी कविता भी सुन पाते हैं कि नहीं। पहले तो हमको खुद की सुननी पड़ेगी ना, तब ना किसी को सुना पाएँगे। तो वो बात है, उनको बस बोलना है, उसके बाद शायद ऐसे भी राइटर हैं जो मंच पर बोल के चले गए, बाद में उनको खुद अपने गज़ल से, अपने चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, बस उनको किसी तरह से बोल के चला जाना। ये मानसिकता बहुत लोगों में ये भी देखते हैं। बाकी हमने लिखा है तो तुम सुनो, हमने लिखा है तो तुम सुनो, मैंने क्या लिखा है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, आपको उसकी आप सुने ये मेरे लिए मायने रखता है। ऐसी साइकोलॉजी है। तो बाज़ार के मंचों की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा मंच है, जिनके पास समय है उनको शुरुआत करनी चाहिए, और आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ से आप एक साथ बहुत लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को कर सकते हैं, पूरे दुनिया को कर सकते हैं। आप किसी नुक्कड़ सभा में जा रहे हैं, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 20, 25, 50 लोग को अप्रोच कर सकते हैं। उसको भी आप अप्रोच करेंगे तो ऐसा भी है कि अगर 20 कलाकार, आपका समय भी जाता है और आप जाना चाहिए, ये नहीं कहेंगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी होता है कुछ नई चीज़ें भी सामने आती है, कुछ अच्छे राइटर भी आते हैं, एक समाज भी बनता है। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ आपको समय मौका मिले तो ठीक है, नहीं तो आप अपने फेसबुक पे भी काम कीजिए और साथ में आप सुनिए भी। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत कुमार, कुमार विश्वास, मुनव्वर राना, राहत इंदौरी, आप नए ऐसे भी लोग हैं जो नए-नए राइटर हैं, कभी फेसबुक पे आ जाता है, यूट्यूब पे आ जाता है, हम देखते हैं। जो बड़े शहरों के नए नए बच्चे भी अच्छा लिख रहे हैं, उनको मंच मिल रहा है, वो सुना रहे हैं। तो आप सुनिए, ताकि आप सुनने से एक चीज़ और होता है कि आप भाव को समझ पाइए। दुनिया अभी लोग क्या पसंद कर पा रहे हैं। डीयू में जो बड़े-बड़े संस्थान में प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ सिलेक्टिव लोगों को बुलाया जाता है। हमको लगता है जिन जी, लोगों को बुलाया जाता होगा, उनको भी कहीं न कहीं अब माने जाँच कर परख के बुलाया जाता होगा कि मंच को वो आएँगे तो यहाँ तो सीधे बुला लिया जाता है। यहाँ मंच का कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ अगर आप मेरे परिचित हैं तो आप आके सुनाइए। लेकिन वो सब मंचों जी, पे लोगों को, चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है। तो जो भी वहाँ नए लोग भी अच्छा सुनाते हैं। तो नए लोगों को हुँ, भी सुनिए आप, और सुनिएगा तो आप मार्केट को समझिएगा, आप शब्दों को समझिएगा, आप शैली को समझिएगा। बिल्कुल। सागर जी, अभी बहुत सारी बातचीत आपसे होती रहेगी। हम चाहेंगे कि एक गज़ल हमारे बीच पुनः प्रस्तुत करें। ठीक है, मैं एक गज़ल और सुना रहा हूँ, थोड़ा समय। हुँ, जी, स्वागत है आदरणीय। ठीक है। नासाद होकर भी मेरे नयन देखते हैं, नासाद होकर भी मेरे नयन देखते हैं, हम देखते हम आज हैं। भी तुम्हारे सपन देखते हैं। नासाद होकर भी मेरे नयन देखते हैं, हम आज भी जी। तुम्हारे सपन देखते हैं, और इस मलाल में अब ज़िंदगी गुज़रती है, इस मलाल में हुँ, अब हुँ। ज़िंदगी गुज़रती है ज़िंदगी कि अब गुज़रती है। दूसरे भी तुझको नगन देखते हैं, कि अब दूसरे भी तुझको नगन बहुत देखते हैं। खूब। और जी। कितना खोया हूँ मैं तुमको खोकर, हुँ, कितना खोया हूँ मैं तुमको हुँ, खोकर, हुँ। देखने वाले भी मेरा जतन देखते हैं, देखने वाले भी मेरा जतन देखते हैं। नए देखते हैं। लोगों की तुमको पहचान कहाँ है? हुँ, नए हुँ। लोगों की तुमको पहचान कहाँ है? लोग इश्क में सिर्फ़ अब बदन देखते हैं, लोग इश्क में सिर्फ़ अब बदन देखते हैं। और उन्हें दौलत भी चाहिए, शोहरत भी। उन्हें दौलत भी चाहिए और शोहरत भी, जो कहते थे कि इश्क में हम मन देखते हैं। उन्हें दौलत भी चाहिए और शोहरत भी,
हाँ, जो कहते थे कि इश्क में हम मन देखते हैं और इश्क हुआ भी और जो इश्क के भी ना हुए, इश्क हुआ भी जी, और जी। जो इश्क के भी ना हुए, दोस्त ऐसे लोगों का सिर्फ भगवान देखते हैं, दोस्त ऐसे लोगों का सिर्फ भगवान देखते हैं। क्या बात है! बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन शब्दों का चयन, बहुत ही प्यारी तरीके से आप प्रस्तुति देते हैं। क्या बताएँ, वाक़ई आप युवाओं की जान हैं। युवा तो आपको बहुत ही सुनना चाहते होंगे क्योंकि आप उनकी जो वास्तविक भावना है, उसको दर्शाते हैं। तो ये भावना मतलब कैसे आपके अंदर आती कैसे है? आप जब एक रचना लिखते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान देखते हैं? आपकी क्या टॉप ऐसी सीक्रेट है जो हमारे युवा भी उसको सीख सके या जान सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं हॉस्टल लाइफ़ में रहा हूँ। 15 सालों मैंने जी। हॉस्टल लाइफ़ जिया है। तो मेरे जूनियर हैं, सीनियर हैं, मेरे समकक्षी हैं। तो मैंने कहिए कि लोगों के माध्यम से बहुत तरह के प्रेम के भाव को जाना है। मैं जानना चाहता हूँ, भले मैं किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखता हूँ। अब मैं समझता हूँ मेरा कोई छोटा भाई भी प्रेम कर रहा है तो वो मेरे लिए बड़े बहन के समान है, अगर उसकी प्रेमिका मेरे लिए बहन के समान है। बड़ा भाई अगर प्रेम कर रहा है तो माँ के समान है। लेकिन उन भावों को जानने की मेरी जिज्ञासा हमेशा रही है कि वो प्रेम कर रहा है तो उसकी फीलिंग क्या है? और जब हम लोगों की फीलिंग जी, से रूबरू होते हैं तब उसको उतारने में आसानी होती है। तो हॉस्टल लाइफ़ में रहने के कारण हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो सभी युवा लोग रहते हैं हॉस्टल में और युवा अवस्था में सभी प्रेम से गुज़रते हैं। हॉस्टल का जो टाइम पीरियड होता है। तो ऐसी भावनाओं को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भावनाओं को जानने का मौका मिला। तो ज़्यादा भावनाओं को मैंने जाना, लोगों की फीलिंग को जाना, तो फिर उसको रखने के लिए भी हमने अपने शब्द ढूँढे और ढूँढते-ढूँढते हम एक अच्छी जगह तक पहुँच जाते हैं। और बहुत कुछ अगर लिखने के दौरान अगर कहिएगा तो मैं पहला प्रयास करता हूँ, काफ़िया ढूँढता हूँ मैं। अगर मैंने मेरे जी, मेरा गज़ल अगर एंड हो रहा है मलाल पे तो मैं मलाल, गुलाल, मिसाल, मजाल वो वैसे पहले मैं काफ़िया ढूँढता हूँ। फिर मैं काफ़िया के हिसाब से शब्दों को सजाता हूँ, को लिख लेता हूँ तो लिखने के बाद हमको मीटर का एहसास होता है। हमारे एक गुरु थे जिनके सानिध्य में उन्होंने हमको सिखाया बहुत हिंदी की समझ मुझे नहीं है, लिखने की समझ है, हिंदी की समझ मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत हिंदी पढ़ा है चाहे वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मीटर को कैसे ठीक करना है, कहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको जोड़ देने से पंक्तियों में जोड़ देने से भाव में फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिनको हटा देने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करके मैं अपनी पंक्तियों को मीटर में लाता हूँ। बिल्कुल। लोग चलिए सबके सागर अपनी-अपनी जी कार्य करते हैं, कोई खराब नहीं होती है, लिखने वाले के लिए कोई गज़ल बिल्कुल, खराब नहीं होती है। वो पसंद करने के हिसाब से चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल। और सागर जी ने अपने काफ़ी अनुभव अपने बहुत सारे ऐसी बातें आप सभी के साथ साझा किया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार होगी। तो सागर जी अब बारी है हमारे युवाओं और श्रोताओं को, जो लगातार आपकी वीडियो को सुन रहे थे, आपकी बातों का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगा पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मंच के माध्यम से जो भी मैं आप नए लोगों को के बीच अपने साहित्य को ले जाने का प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत बड़ा, बहुत उल्लेखनीय कार्य है आपका, जो विभिन्न स्कूल, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। ऐसे वर्ग हैं, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं, 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो साहित्य लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ना प्लेटफ़ॉर्म है, ना कोई समझने वाला है, ना कोई उनको समझाने वाला है। अब वो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ-वहाँ में ढूँढ के अपना जो भी है बोलना पड़ता है। हर आदमी लिखता है, पहली बात तो टूटा-फूटा ही लिखता है। हम भी टूटा-फूटा ही लिखते थे। तो उसको सजाया जा सकता है, तो ये काम तो शिक्षक का है और सोशल मीडिया के दौर में आप जैसे लोग हैं, जो विभिन्न लोगों के अनुभवों को एक जगह रखते हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने आप को निखार सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सारे दर्शक और आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साहित्य के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उनके भावों से रूबरू हो सकें। नए बच्चे हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप जब लिखने चल रहे हैं, तो आप ये किसी के भावों से अपनी भावनाओं को मत दबाइए। लोग आपको उपेक्षित भी करेंगे, लोग आपको प्रोत्साहन देंगे। 2 ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, या तो आपको उपेक्षित करेंगे 3 तरह के लोग होते हैं, या प्रोत्साहन करेंगे या आपसे वो न्यूट्रल अवस्था में रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो सुनेंगे फिर वहीं छोड़ के चल देंगे। तो 3 तरह के लोग मिलेंगे, इनकी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए।
कोई उपेक्षा भी करे तब भी, कोई आपको परेशान करे तब भी, कोई आप दोनों स्थिति में भी नहीं रहे तब भी आप अपने काम के प्रति एक माने रहिए कि हमको ये करना है तो करना है। और तीसरी बात है कि कभी भी कोई काम फर्स्ट टाइम में बेस्ट नहीं हो सकता। भी रहेंगे हर पहली बार में कोई बेस्ट नहीं होता है, करना पड़ता है। तो आप लिखिएगा तो लिखते-लिखते बेहतर हो जाइएगा, बेहतर से बेस्ट हो जाइएगा। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि ऐसा मान के चलना पड़ेगा, किसी ने हमको राय दिया था कि अगर आप शब्दों से प्रेम कीजिएगा तो अच्छी गज़ल नहीं लिख पाइएगा। जैसे कोई घर बनाता है मिस्त्री, तो अगर वो ईटा को तोड़ता भी है, कहीं-कहीं आपको देखिए खाँचे में लगाने के लिए आप ईंट को तोड़ता भी है, कहीं सीमेंट लगाता है, कहीं तो वो घर शुरू में आपको लगेगा कि वो तोड़ रहा है, नुकसान कर रहा है, लेकिन उसी के आधार पे वो घर को बेहतर बनाता है। तो आपको शब्दों को छोड़ना भी पड़ेगा, जोड़ना भी। अब कहीं आपको लगेगा कि ये सब मैं नहीं छोड़ूँगा। शब्दों से प्रेम करने वाला अच्छी गज़ल नहीं बना सकता है, जैसे ईंट से प्रेम करने वाला मिस्त्री अच्छा घर नहीं बना सकता है। ईंटों को तोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, टाइल्स भी टूटते हैं, तो वो टूटते-टूटते हैं उसको बेहतर करने के लिए ही। तो आपको ये नहीं है कि हमने जो लिख दिया वो बेहतर है। आप सजाइए, आप उसमें से हटाइए, आप उसे तोड़िए, जोड़िए, ये सब करते रहिए, तभी तक गज़ल और बेहतर होती चली जाएगी, आपकी लेखनी बेहतर होती। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सागर जी, जो आपने अपने बहुमूल्य समय दिया और आपने इतनी सारी बातों पे चर्चा की और बहुत ही सारा जानकारी हमारे युवाओं को दी। तो अब सभी आपका तमाम धन्यवाद कि श्रोताओं आपने का भी जी, नहीं, आपका धन्यवाद कि आपने एक बेहतर मंच दिया ताकि हम अपनी भावनाएँ देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आदमी के अंदर रहती है, आदमी देना भी चाहता है लेकिन मंच नहीं होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके मंच के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को जो भी है ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जो बेहतर समझेंगे उसमें स्वीकार करेंगे, जो बेहतर नहीं है मेरे अंदर भी जो बेहतर नहीं है, हम चाहेंगे उसको आप छोड़कर जो हमसे बिल्कुल, सीख सकते हैं, जो हमसे ले सकते हैं, लेने का कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय। तो अभी आप सभी सुन रहे थे मुज़फ्फरपुर बिहार के सुप्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि सागर जी को, जो अपने अनुभव, अपना कार्यक्षेत्र, अपनी जानकारी, अपनी गज़लें आप सभी के साथ साझा कर रहे थे और उनके विचारों को हम सुन के अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाए और साहित्य के क्षेत्र में कुछ अहम भूमिका निभाए। इसी उम्मीद के साथ मैं अभी आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए साहित्यकार के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।